नमस्कार साथियों, DSSB TGT एग्जाम के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने शेरशाह सूरी स्टार्ट किया था। उसके पहले एक क्विक अगर टाइमलाइन वापस बिल्ड की जाए तो मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत से शुरू हुए थे। दिल्ली सल्तनत के शुरू होने से पहले मुस्लिम आक्रमणकारी, इस्लामिक आक्रमणकारी जो आए थे उनका क्रम आपको याद होगा। सबसे पहले कासिम, फिर गजनवी, फिर बाद में मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद में उसके बाद इल्तुतमिश आया, उसके समय पे कुछ सुधार किए गए, इक्ता सिस्टम आया। इसके अतिरिक्त चालीसा तुर्कान चहलगामी याद होगा आपको, वो आया था। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया अगली सुल्ताना बनी। रजिया के बाद बलबन, ये मुख्य एक तरह से शासक थे गुलाम वंश के। अगली बारी थी खिलजी वंश की। खिलजी वंश के अंदर शुरुआत में आपको याद है कि खिलजी क्रांति हुई थी, जिससे जलालुद्दीन खिलजी आके बैठे दिल्ली में गद्दी पे। खिलजी वंश की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन खिलजी थोड़े उदार थे कंपैरेटिवली, जनता के प्रति एक तरह से शासक का रवैया जो था थोड़ा नरम पड़ा था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, पूरे भारत को जीतने का सपना देख रहा था। सिकंदर सानी की उपाधि ली थी अपने लिए, उसने अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था और दक्षिण भारत की तरफ दिल्ली सल्तनत के कदम बढ़ाए, सफलता हासिल की। दिल्ली सल्तनत की एक तरह से बाउंड्रीज जो थी वो पूरी सुदूर दक्षिण तक फैल गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक कमजोर शासक मुबारक खिलजी, खिलजी वंश का पतन। उसके बाद अगला आपको याद होगा तुगलक आए। तुगलकों में ग्यासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि लिया मंगोलों को हरा के। उसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक आया, अपनी फेल्ड योजनाओं की वजह से, असफलताओं की वजह से जाना गया। उसके बाद अगला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय पे ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया गया था, वो एक हाईलाइट थी। इसके बाद तुगलक वंश का पतन हुआ। तुगलक वंश के पतन के बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश कौन था? खिज्र खां, संस्थापक इनका। खिज्र खां कौन था? क्योंकि तुगलक वंश के जाते जाते उनके अंतिम समय में एक अटैक हुआ था तैमूर लंग का। तैमूर लंग के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी गई थी। एक तरह से आर्थिक दृष्टि से दिल्ली वीरान हो गई थी, पूरी तरह से खाली हो गई थी दिल्ली। उसके बाद खिज्र खां सैयद वंश को स्थापित करता है। सैयद वंश 37 सालों तक राज करता है। कोई खास नोटेबल काम इनके द्वारा किया नहीं गया। खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, महमूद शाह और फिर आलम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे क्रमशः बैठे। इनके बाद लोधी वंश आया, बहलोल लोधी, पहला अफगान शासक दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर और फिर इब्राहिम लोधी। याद होगा आपको, इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा के हमारे एक कहानी का मुख्य एक किरदार बाबर आ गया था। मुगलों की सत्ता स्थापित हुई दिल्ली में। बाबर के समय पे मेजरली उसके जो युद्ध थे उनके लिए बाबर जाना गया। कुछ प्रशासन के संबंधित कुछ काम कर नहीं पाया। युद्ध कौन से थे आपको याद होंगे, सबसे पहले पानीपत, उसके बाद आगे बढ़ा खानवा का युद्ध, सांगा को हराया। फिर हमने देखा चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध, और लास्ट में घाघरा का युद्ध जो था वो लड़ा गया अफगानों के विरुद्ध। तो इस तरह से बाबर ने कंसोलिडेट कर दिया मुगल एम्पायर को। लेकिन बाबर की मृत्यु हुई। हुमायूं राजा बना अगला 1530 में। हुमायूं अपने शासनकाल में शुरू में पहले फेज में बहुत ही असफल रहा, बहुत ही अयोग्य साबित हुआ। अभियान सारे आपको डिटेल में बताए थे। एक उसके जीवनी की एक किताब लिखी गई थी, हुमायूं नामा, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूं का मकबरा जो था वो बनाया गया था उसकी वाइफ हामिदा बेगम द्वारा हुमायूं की मृत्यु के बाद। हुमायूं के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो बोलता होता हूं कि फर्स्ट फेज के बाद में 1540 के बाद में शेरशाह सूरी उसको हुमायूं को हरा के, कौन से 2 युद्ध थे जिनसे हुमायूं भारत से हार के भागा था, याद होने चाहिए आपको इंपॉर्टेंट युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध। बिलग्राम और चौसा से हारने के बाद हुमायूं भारत की सीमाएं पार करके भागा। अकबर पैदा होता है। उसके बाद हुमायूं जो है ईरान शरण लेने गया, ईरान से हेल्प लाया, बहराम शाह उसके साथ आए। भारत के अंदर शेरशाह सूरी का जो राज चला था उसके बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी। शेरशाह सूरी का शासन 1540 से 45 के बीच, और उसी 5 सालों के दौरान शेरशाह सूरी ने ना सिर्फ विजयी युद्ध अभियान किए बल्कि अपने प्रशासन की भी एक प्रभावी तरह से छाप छोड़ी हुई। शेरशाह सूरी के समय का जो प्रशासन प्रबंधन था वो काफी आगे के समय तक चलता रहा। कल की क्लास में हमने जो किया वो लास्ट में रिवाइज किया था। आज शेरशाह सूरी के हम प्रशासनिक और सैन्य प्रबंधन वगैरह के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शेरशाह सूरी प्रबंधन की जब बात करें, सबसे पहले हम किसी के प्रशासन के बारे में मेनली बात करते हैं और वही मेन टॉपिक है इसके बाद। भारत को जैसे हमने पीछे विजयनगर साम्राज्य प्रशासन की बात की थी, उसी तरह से यहां भी जैसे आज के भारत में भी हम देखते हैं, उसी तरह से यहां भी
मेनली 3 लेयर थी। केंद्र, यहाँ पे सुल्तान खुद बैठता था। केंद्र को बाद में प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों के लिए एक शब्द जो उपयोग होता था उसको बोला जाता था सरकार। और शेरशाह सूरी के समय पे दिल्ली को पूरे एक तरह से इस साम्राज्य को, दिल्ली साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली शहर की भी, 47 सरकारों में बांटा गया। सरकार क्या थे? एक तरह के प्रांत थे। इन सरकारों पे कुछ अधिकारी नियुक्त होते थे, उनकी बात करेंगे। सरकार को फिर परगनों में बांटा जाता, तो परगनों को बाद में ग्रामों में बांटा गया। परगना एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई थी। आप ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होते हैं तो उनकी जो टीवी पे जो स्ट्रिप्स, आप में से जो कोई वेस्ट बंगाल से उधर से देख रहा है उसको तो पता ही होगा अपने जिलों के नाम, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनके नाम। लेकिन जो बाकी के लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहां के आप डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देखोगे तो कुछ एक नंबर स्लैश परगना, ये परगना शब्द वो आज भी उपयोग में ले रहे हैं। ये चीज बतानी जरूरी इसलिए है कि शेरशाह सूरी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था दी थी, कब गया शेरशाह सूरी? 1545 में गया। उसके बाद मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज भी आए, उसके बाद भारत आजाद हो गया। लेकिन शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक पद्धतियां थी वो आज भी चल रही है। अंग्रेज भारत में बहुत से चेंजेस लेके आए, लेकिन शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन का लोहा वो भी मानते थे। दूसरी चीज, इनके जस्ट बाद में अकबर आया। अकबर स्ट्रॉन्ग राजा था, लेकिन अकबर ने भी माना कि शेरशाह सूरी ने जो प्रबंधन के काम किए प्रशासन के, वो बहुत काबिले तारीफ थे, इसलिए उनमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। यहां पे इस तरह से ये बंटवारा इस तरह का था। कुछ अधिकारी नियुक्त होते थे केंद्र में। मैंने आपको, जैसे कि हम जानते हैं, अभी बताया भी आपको कि केंद्र में सुल्तान खुद बैठता था। केंद्र में मुख्य जो अधिकारी था वो सुल्तान खुद एकदम पीक पे। उसके अलावा इसके शासन व्यवस्था में हेल्प करने के लिए कुछ मंत्री होते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग विभाग होते हैं। नरेंद्र मोदी अकेले इस देश को नहीं संभाल सकते, इस देश के प्रशासन को, इसलिए एक तरह से स्पेशलाइजेशन हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अमित शाह वहां के मंत्री दिखते हैं हमें। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय अलग होता है या रक्षा मंत्रालय अलग होता है। अकेले नरेंद्र मोदी पूरे देश का भार नहीं संभालते। जरूरी भी है क्योंकि देश बहुत बड़ा है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। यहां पे भी ये बात अब हम मॉडर्न एरा में जब जी रहे हैं तो हमें समझ आती है, लेकिन यहां पे 1540 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी ये बात इतनी जल्दी समझ गया। प्रशासन पूरा का पूरा एक तरह से रोल्स डिफाइंड होने चाहिए सबके, इसको क्या करना है उसको पता होगा तभी वो अच्छे से करेगा। और सुल्तान पे एक तरह से आप एकदम सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। क्रिकेट देखते हो आप, आईपीएल चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता कि गुजरात टाइटंस का मैच चल रहा है और हार्दिक पांड्या बोल दे कि मैं बैटिंग करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, मैं फील्डिंग करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं कैप्टन हूं। ऐसे नहीं चलता। जिम्मेदारियां उनकी एक्सपर्टीज के आधार पर बांटी जाती है। कैप्टन का एक रोल होता है बस ऊपर से देखना कि कोई अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहा है कि नहीं। सेम इधर शेरशाह सूरी यही काम कर रहा है। शेरशाह सूरी के सुल्तान खुद हो गया। अब मंत्री जो थे इसके, वो आपको विभाग याद रखने हैं। ये विभाग कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट विभाग दीवाने विजारत। दीवाने विजारत क्या था? दीवाने विजारत नाम में देखिए, आपको याद इसी तरह से रखना है कि इसके अंदर हिंट छुपा हुआ है। वजीर इस विभाग का प्रमुख हुआ करता था। वित्त विभाग का काम था मेनली एक तरह से। मुख्य प्रधानमंत्री जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो होगा वो वजीर हुआ करता था। और इस विभाग का नाम दीवाने विजारत। इसके अलावा दीवाने अरीज, ये वाला नाम आपने पहले भी सुना है। दीवाने अरज या दीवाने अरीज बोला जाता है। इस विभाग का जो मुख्य अधिकारी या मुख्य मंत्री जो था वो यहाँ का सेनाध्यक्ष होता था। तो सेना का विभाग था, आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में भी बताया था। दीवाने अरीज का ये एक तरह का पद। इसके बाद दीवाने कजा। दीवाने कजा यहां का मुख्य जो अधिकारी था या मुख्य जो मंत्री था, इस विभाग का अध्यक्ष था, वो था काजी। वन लाइनर एक सुनते होते हैं मूवीज में बहुत बार, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी एक तरह का यहां पे न्याय करने का काम करता था, मुख्य न्यायिक अधिकारी था ये काजी। और काजी से कजा आप रिलेट कर सकते हो इसी तरह से, अगर वरना उर्दू नाम जो है आपको याद रखने में, रिटेन करने में बड़ी परेशानी हो सकती है।
आसान यही रहेगा कि इन नामों के साथ में आप इनके एक तरह से मॉडर्न डे कनेक्ट कर पाओ किसी भी तरह से। तो इस वजह से इन नामों को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, कुछ ना कुछ रिलेट कर जाओ। इसके अलावा एक हुआ करता था दीवाने रसालत। रसालत क्या था? दीवाने रसालत विभाग था, विदेश विभाग एक तरह का। यहाँ पे अन्य राज्यों के साथ जो भी डीलिंग होती थी वो सारी इस विभाग के अधीन की जाती थी। इसके अलावा एक था दीवाने इंशा। इंशा को आप एक तरह से आजकल होती है हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वो इंशा और इंफॉर्मेशन ये यहां से रिलेट कर सकते हो। मैं वही बात बोल रहा हूं कि मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी से आप रिलेट कर पाओगे तो ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। दीवाने इंशा ये वही इंफॉर्मेशन विभाग या संचार विभाग, इनके समय पे चूंकि संचार पत्रों द्वारा होता था तो इस तरह से जो पूरा का पूरा ये पत्र व्यवहार का जो काम हुआ करता था वो ये दीवाने इंशा देखता था, पत्र व्यवहार का काम था। और कॉरेस्पॉन्डेंस जिसको हम आजकल बोलते हैं, एक मिनिस्टर होता है वो पूरी इस तरह के काम करता है। उसके लिए एक तरह की वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार जो है अपने नागरिकों से, मीडिया से, अपने दुश्मनों से किस तरह से संवाद कर रही है, वो संवाद की जिम्मेदारी यहाँ पे ये पत्र व्यवहार के द्वारा होता था। इसके अलावा एक और मुख्य विभाग था, वो विभाग जो इस पूरे साम्राज्य को बांध के रखता था, कंट्रोल में रखता था, षड्यंत्रों से बचाता था। उस विभाग ने, वो विभाग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने बनाया, बन बहुत पहले गया था। बलबन ने बहुत एक तरह से प्रभावी तरीके से उस विभाग का यूज किया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी उससे भी अच्छे तरीके से यूज किया, इसलिए ज्यादा सफल हुआ। शेर शाह सूरी, ये थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के आया। हिस्ट्री के बारे में एक बात है कि एक फेमस एक जॉर्ज सैंटियानो नाम का एक फिलोसफर हो गया, उन्होंने बोला था, दोज ऑफ अस हु कैन नॉट रिमेंबर आवर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। हम में से वो लोग जो अपने इतिहास को याद नहीं रख सकते, वो इस बात के लिए शापित है कि इतिहास उनके साथ दोहराया जाएगा। तो ये जो चीज है कि इतिहास कई बार दोहराया जाता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हम बचपन से सुनते हैं। और जो लोग पहले की जानकारी नहीं रखते वो एक तरह से नुकसान में रह जाते हैं। इन्होंने थोड़ा इतिहास पढ़ा था कि किसी भी सल्तनत को सही से चलाने के लिए सबसे जरूरी जो व्यवस्था है वो है गुप्तचर व्यवस्था। इंफॉर्मेशन सुल्तान के पास हमेशा होनी चाहिए कि उसके मंत्री, उसकी प्रजा, उसके दुश्मन क्या कर रहे हैं। तो वो विभाग जो था वो आपको पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, दीवाने बरीद। बरीद यहाँ का मुख्य गुप्तचरों का मुख्य अधिकारी हुआ करता। आजकल भी हम लोग देखते हैं रॉ, आईबी, बस मॉडर्न डे में नाम चेंज हो जाते हैं इनके। तो बाकी स्टेट पॉलिटिक्स जो होती है ना, पॉलिटिक्स पहले भी ऐसे ही चल रही थी, आज भी ऐसे ही चल रही है। पहले भी धर्म के एलिमेंट आपको देखने को मिलते थे, आज भी मिलते हैं। और ये गुप्तचर विभाग आजकल हम लोग बोल देते हैं रॉ हुआ, आईबी हुआ। मूवीज भी उनके बारे में बड़ी फेमस होती है क्योंकि जनता को बड़ा इंटरेस्ट आता है इन सबके बारे में जानने। तो ये था दीवाने बरीद, ये दिल्ली सल्तनत के केंद्र की एक तरह से बोला जाए कि ये आधारशिला थी, ये यहाँ का स्टील फ्रेम था जो इसको चला रहा था, इस सल्तनत को। अब बात आगे हमने देखा सुल्तान और उसके मंत्री। सरकार 47 सरकारों में एक तरह से इस केंद्र को बांटा हुआ था, प्रांत थे बेसिकली ये। इन प्रांतों में कुछ अधिकारी जो थे, दो मुख्य अधिकारी थे, एक तो था शिकदार और एक था मुंसिफ। शिकदार, मुख्य शिकदार भी बोलते थे कई जगह पे। तो शिकदार का काम क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना। लॉ एंड ऑर्डर आजकल पुलिस सेटअप करती है, पुलिस का काम है एक तरह से न्याय, माफ कीजिए, कानून और व्यवस्था का पार्ट जो होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का काम शिकदार की जिम्मेदारी थी। मुंसिफ ये दीवानी मामलों का मुख्य अधिकारी हुआ करता है। दीवानी मामले, मूवीज देखने वाले हैं वो थोड़ा सा इधर आ जाए कि थोड़ा न्यायिक भाषा में दीवानी को समझे, कि कोई बॉलीवुड वाली टर्मिनोलॉजी पे आप ज्यादा मत घुसिएगा। दीवानी मामले बेसिकली एक अदालतों में आप जाओगे तो एक तो होते हैं क्रिमिनल मामले जिनको फौजदारी मामले बोला जाता है, दूसरे होते हैं दीवानी मामले। तो क्राइम, जैसे कि अब अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, उसमें अपने डिटेल में घुसना नहीं है। बेसिकली नॉन क्रिमिनल मामले जो भी होते थे, क्राइम जैसे कि आप एक तरह का किसी की हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो वो सारे फौजदारी मामलों में आते थे। दीवानी मामले मोर और लेस एक तरह से पारिवारिक मामले हुए या पैसे से रिलेटेड कोई मामला हुआ, उस सवाल। तो यहाँ का जो अधिकारी था मुख्य, उसको मुंसिफ बोला जाता था। ये दो मुख्य अधिकारी के अतिरिक्त परगनों के अंदर भी, परगना एक तरह का मैंने बताया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, और इनको इन्हीं में बांटे हुए कुछ और अधिकारी भी थे।
जो थे, एक तो था क्लर्क हुआ करते थे। क्लर्क का काम वही कागजों का मेन एक तरह से, जो कागज वहां पे भी थे, रिकॉर्ड्स। शेरशाह सूरी की सबसे खास बात यही थी कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाता था। आपने पीछे देखा था कि उसके अलावा पीछे भी ये चीज हुई थी कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाने पे काम किए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने आते ही भूमियों के वापस माप जो थे वो वापस मंगवाए थे। वो उस तरह की चीजें होती थी कि लोग, राजा जो था वो रिकॉर्ड्स वापस नए अपडेट करवाता था, लेकिन उन रिकॉर्ड्स को एक सावधानी पूर्वक रखा जाए, उनके अपडेशन का काम किया जाए। तो क्लर्क की भी एक तरह से पोस्ट हुआ करता। एक हुआ करता था खजांची, पैसे का मामला है, जो भी देखेगा वो ये होगा खजांची, ऑडिटर का काम करता था। इसके अतिरिक्त एक अमीन नाम का अधिकारी और होता था। अमीन का काम था कर संग्रह करना। कर संग्रह ये यहाँ पे मेजर एक जरूरी चीज थी। वही हमको अब अलग अपन आगे अपना जो टॉपिक है उस पर लेके जा रहे हैं। प्रशासन को आपको बताया, डिटेल में हमने बात की है। ये सुल्तान के मंत्री, उसके बाद सरकार के अंदर हमने देखा डिविजन्स जो थे वो शिकदार मुंसिफ नाम के अधिकारी, उसके अतिरिक्त नीचे परगना और ग्राम के अंदर कुछ छोटे लेवल के अधिकारी हुआ करते थे। अधिकारी तो क्या ही बोले, एक तरह की जो जिम्मेदारियां कुछ दी हुई थी, वो एक चौकीदार होता था जैसे। इसके अलावा पटवारी हुआ करते थे। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम आज भी यूज करते हैं, वही बता रहा है शेरशाह सूरी का ये प्रशासन डिस्कस करना, इसको एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करना क्यों जरूरी था। तो ये पटवारी का भी पोस्ट था। अब मैंने बात इधर की कर संग्रह के लिए अधिकारी था अमीन। कर संग्रह ये एक इंपॉर्टेंट एक तरह से अलग सेपरेट एक इसके प्रशासन का सेक्शन हो जाता है। कर संग्रह, भूमि को वापस नापा गया। कुछ दो वर्ड्स आपको बता रहा हूं इस कर संग्रह के लिए। एक तो था पैमाइश और एक था कबूलियत। पैमाइश और कबूलियत क्या है? पैमाइश का मतलब था भूमि का वापस मापन करवाना। दूसरा कबूलियत, जनता से एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए थे। अब सुल्तान शेरशाह सूरी जो था, अब अच्छे एक तरह से अच्छे या प्रभावी शासकों की यही निशानी होती है। डेमोक्रेसीज आजकल पहले की तुलना में ज्यादा सफल क्यों हो पाती है? क्योंकि जनता को एक तरह से भरोसा एक दिलाया जाता है कि आपसे इतना कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मोदी जी का मन किया कि हाँ नया एक सूट सिलवाना है, वो खुद के वो एक बार पहले सिलवाया था कि हाँ वो खुद के नाम वाला, या नया जहाज लेना है तो जनता पे टैक्स बढ़ा दो। ऐसा नहीं चलता। कुछ भी करना हो उनके लिए पैसा और तरह से आता होगा, लेकिन खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई भी शासक यहाँ पे अभी मॉडर्न डे में ऐसे जनता को बेवजह टैक्स नहीं बढ़ा सकता। पहले लेकिन क्या करते थे, अक्सर करा करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तो जनता परेशान हो गई थी, इतने अभियान थे, इतने सारे कर आ गए थे। यहाँ पे अब शेरशाह सूरी को जनता का भरोसा भी जीतना था और जनता एक तरह से बिना मनमुटाव के कर व्यय करे या कर पैसा दे सरकार को। उसके लिए एक तरह से ये भूमि का मापन प्रॉपर सामने से करवाया जाता, जनता उसकी गवाह बनती कि इसके अंदर कोई घालमेल नहीं है। रेट फिक्स किए गए और रेट फिक्स करने के बाद जनता को कबूल करवाया गया कि आपको ये मंजूर है कि नहीं है। जिनको मंजूर था, अब नहीं मंजूर होगा तो सुल्तान और तरीकों से निपटेगा उनसे, लेकिन जनता को एक तरह से कबूल करवाया जाता। और ये कबूलियत जो थी, एक कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करवाया जाता था कि आप इस चीज के लिए हामी भर रहे हैं कि हम यहाँ पे जमीन पे इतना टैक्स देंगे। तो ये पैमाइश और कबूलियत, सीधा सीधा प्रश्न आपको मिल सकता है कि पैमाइश और कबूलियत दिल्ली सल्तनत में या भारतीय मध्यकालीन इतिहास में कौन से शासक के द्वारा चालू किए गए थे? आंसर होगा शेरशाह सूरी। पैमाइश और कबूलियत, इनको कलेक्ट करने के लिए पैमाइश के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किया जाता था। कबूलियत के लिए, जो कबूलियत कागज भेजे जाते जनता को, उसके लिए भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन्हीं से संबंधित दो और कर और थे। एक था जरीबाना और एक था मोहसिलाना। ये थोड़े उर्दू नाम है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं याद रखने के लिए, बट ध्यान रखिएगा कि पेपर के अंदर अब चूंकि अब वो जो इजी क्वेश्चन आया करते थे, मैंने विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे भी आपको बताया था कि अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा डेप्थ में जाया जाएगा। तो वहां पे ये जरीबाना, मोहसिलाना, इस तरह के नाम आपको बस याद रखने, बाकी स्टोरी के साथ हम लोग जब भी करते हैं तो याद रह जाती है चीज। जरीबाना और मोहसिलाना
ये क्या थे? ये कर थे, जनता से ही लगाए गए, जनता के ऊपर लगाए गए। जरिमाना तो था कि जो पैमाइश का अधिकारी है, पैमाइश करेगा जो अधिकारी, उस अधिकारी का वेतन इस कर के द्वारा लिया जाता। अब अच्छी सरकारों की, अब जैसे या अच्छे शासक की ये भी निशानी होती है कि वो अगर कोई नया खर्चा, ये जो अधिकारी नए नए एकदम एक्सपर्ट्स बिठा रहा था शेरशाह सूरी, इनकी एक कॉस्ट भी लगती थी। आजकल आप देखते हो पेट्रोल पंप पे करने के बाद जब भी कोई स्लिप निकलवाओगे आप अपने बिल की, उसके अंदर एक केसीसी होता था, माफ कीजिएगा केकेसी, कृषि कल्याण सेस। सरकार ने एक कृषि कल्याण फंड स्टार्ट किया था कुछ सालों पहले बजट में कि एग्रीकल्चर के लिए पैसा देना है, तो उसके लिए पैसा आएगा तो उसका इंतजाम भी सरकार ने इंश्योर किया था कि पेट्रोल जब भी हम भरवाएंगे तो हम एक तरह से एक सेस दे रहे हैं। स्वच्छ भारत सेस भी देते हैं हम, टैक्स होते हैं मामूली छोटे छोटे एक तरह के, वो हम सरकार की अलग अलग योजनाओं के लिए छोटे छोटे स्केल पे देते हैं। इसी तरह से इसने, शेरशाह सूरी ने अपनी योजनाएं जो थी, पैमाइश का जो अब खर्चा भी बैठता था, पैमाइश का अधिकारी भी था और पैमाइश के लिए खर्चे भी बैठते थे। भूमि का वापस से पैमाइश करवाना कोई आसान चीज तो थी नहीं। उसका जो अधिकारी था, उसको जो वेतन मिलता था या उस पूरे विभाग को, पैमाइश विभाग के लिए जो पैसा आता था वो इस कर द्वारा आता था, जरिबाना। दूसरा मुहसिलाना, ये अमीन के लिए होता था। अमीन कौन था आपको याद आना चाहिए, ये कर संग्रह का जो अधिकारी हमने आपको बताया अभी, ये अमीन कहलाता। तो अमीन या कर संग्रह के और भी जो अधिकारी थे, उनके लिए उनका वेतन या उसके विभाग के जो भी खर्चे थे वो निकाले जाते थे इस कर से, मुहसिलाना से। ये दो मेजर कर थे, जरिबाना और मुहसिलाना। ये मोटा मोटी प्रशासनिक सिस्टम था शेरशाह सूरी का। इसके अतिरिक्त आपको सैन्य विभाग की अगर बात की जाए तो ये चीज याद रखनी है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसीज थी सेना के समय, उन्होंने कुछ सैन्य सुधार किए थे, याद होगा आपको। तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया, ये आदमी शेरशाह सूरी हिस्ट्री पढ़ के आया था। तो उसने, अब सीधी सी चीज होती है ना कि अपने को लाइफ में सफल होना होता है तो क्या करते हैं, कोई एग्जाम उठाते हैं अपने एग्जाम के लिए, सबसे पहले टॉप देखते हैं कि उसी एग्जाम का टॉपर जो था उसने क्या टेक्निक्स अपनाई थी, क्या स्ट्रेटेजी थी कि जिसकी वजह से सफल हुआ। अपना शेरशाह सूरी भी गया घर पे, लैपटॉप पे सीधा यूट्यूब खोला, टॉपर टॉप देखिए अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने बताया था सैन्य विभाग में क्या क्या उसने किए थे काम, कौन से काम थे वो याद आने चाहिए। हुलिया प्रथा, दाग प्रथा, सैनिकों को वेतन कैश में देना, उस तरह के जो सुधार थे वो इसने अलाउद्दीन खिलजी वाले बेसिकली कंट्रोल C और कंट्रोल V मार दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। पूरे अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य विभाग में घोड़ों के लिए नस्लें निर्धारित की थी वो सारे काम इसने कॉपी किए। कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है। भारत, हम आज अपना एक डेमोक्रेसी को अच्छे से चलते हुए देखते हैं। हमारा संविधान पूरी दुनिया के, डॉक्टर अम्बेडकर का ये स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया के जितने भी सफल नॉन जो संविधान है उनका निचोड़ निकाल के हमने भारत का अभियान बनाया है संविधान। और बड़े गर्व से बोल रहे थे कि हाँ किया है कॉपी, लेकिन सफल देशों से किया है। और उसका एक रिजल्ट भी है कि आज हम, भारत जब आजाद हुआ था ना तो 1960 के अंदर जब हम लोग अपना एक तरह से 10-15 साल हो गए थे आजाद हुए, तब अमेरिका के अखबारों में लिखा जा रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि ये देश सरवाइव नहीं कर सकता जितनी इसकी विविधताएं हैं, लेकिन इस देश को सरवाइव कराने का काम करा है इसके कॉन्स्टिट्यूशन ने। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने सफल देशों से कॉपी किया था, कुछ जो उसके मेन पार्ट्स हैं वो कॉपी किए, तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे सैन्य विभाग के लिए अलाउद्दीन खिलजी की योजनाएं कॉपी कर लेता है शेरशाह सूरी। अगला, सैन्य विभाग के बाद इसके अलावा इनकी पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था भी थी। और जैसे आपको बताया कि शिकदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर का सेटअप रखना, पुलिस थे, गुप्तचर भी थे। इनके अतिरिक्त एक और जो चीज थी वो थी यहाँ की न्याय व्यवस्था। प्रॉपर मैंने आपको बताया, पीछे ही वो बात कर चुके हैं हम कि मुंसिफ नाम के अधिकारी दीवानी मामले देखते थे, इसके अलावा फौजदारी मामलों के लिए अलग अधिकारी होते थे। केंद्र में न्याय के लिए सर्वोच्च अधिकारी जो था वो सुल्तान खुद था, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज है इधर। ये पूरा का पूरा इनका शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सिस्टम हमने डिटेल में देखा। इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीब्यूशन थे शेरशाह सूरी के, उनकी अगर बात की जाए तो एक रोड थी, कौन सी, ग्रैंड ट्रंक रोड, सबने सुना होगा, बचपन से जीके याद करते आ रहे। लेकिन शेरशाह सूरी, अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने नहीं लिखा था।
ग्रैंड, और तब तक तो इनको तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्वाभाविक सी बात है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये नाम देके गए ब्रिटिशर्स, लेकिन ये सड़क बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। कहां से कहां तक? तो जीटी रोड भी हम जिसको बोलते हैं, शेरशाह सूरी के शासनकाल की एक मेन हाईलाइट ये जीटी रोड बोली जाती है। ये चलाई गई थी सोनार घाटी से लेके सिंधु घाटी तक। अब आपको सिंधु घाटी तो याद होना चाहिए कहां पे है। सिंधु घाटी पाकिस्तान में वर्तमान में, और प्रिसाइजली बोला जाए कि ये सड़क कहां तक जाती थी? ये पेशावर तक जाती थी। तो शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया, सोनार घाटी से। सोनार घाटी बंगाल में शुरुआत प्लेस जो था इस रोड का वो था कलकत्ता। कलकत्ता से पेशावर तक की रोड शेरशाह सूरी ने इतनी लंबी रोड बनाई, और बहुत ही अच्छे दर्जे की रोड थी अपने टाइम में। एक रास्ता बनाया गया, दिखा रहा है कि सुल्तान की सूझबूझ। क्यों? आज से लगभग 23 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को यह जरूरत महसूस हुई कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई जाए, इस देश के सारे कोनों को सड़कों से जोड़ा जाए। अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ेगा, और पड़ा भी। 1990 के दशक में जब हमारी अर्थव्यवस्था जिस लेवल पे थी, उसका और आज का जो फर्क आप देखोगे, उसके अंदर रोड कनेक्टिविटी का एक मेजर योगदान है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि नितिन गडकरी हमारे आज के जो ये रोड मिनिस्ट्री जो है वो संभालते हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं इस योजनाओं में। तो सड़कें किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। शेरशाह सूरी बहुत पहले ये बात समझ चुका था। अपने साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक इतनी लंबी सड़क इसने बनवाई। जीटी रोड इसका नाम रख दिया बाद में अंग्रेजों ने आके। इन्होंने सोनार घाटी से लेकर सिंधु घाटी तक, जिसको पेशावर से कलकत्ता भी बोलते हैं, इस सड़क का निर्माण करवाया। इसके अलावा इनके शासनकाल में एक सासाराम में इनका मकबरा बनाया गया। इनके बाद में बना, बेसिकली सासाराम में मकबरा बनाया गया इनकी मृत्यु के बाद। इनके शासनकाल में नहीं, बल्कि इनकी मृत्यु के बाद ये मकबरा जो था शेरशाह सूरी का, ये सासाराम में बना। बिहार में स्थित है ये सासाराम। एक और जो चीज इसके लिए हाईलाइट बोली जाती है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका समकालीन था। अब मलिक मोहम्मद जायसी कौन था ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले कुछ क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। हिंट दे देता हूं अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में। अगर अभी भी याद नहीं आया है तो रिवाइज किया करो टाइम पे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको पद्मावत की स्टोरी बताई थी। वो जो कहानी थी पद्मावत की, वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी 1543 के आसपास यहाँ पे इनका कंटेम्प्रेरी था, और वो यहाँ पे ये पद्मावत की किताब लिखता है। अब वहां पे कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड तो हो नहीं रही थी, सुनी सुनाई बातें लिखी। सुनी सुनाई बातों से इसने ये पद्मावत के अंदर थोड़ी सी, मैंने आपको तब भी बताया था, थोड़ा काल्पनिक लगता है कि कोई तोता आके किसी की खूबसूरती का बखान कर रहा है। श्रीलंका तक चला गया रतन सिंह अपनी रानी की खोज में। बाद में वो जो भी कहानियां थी हमने डिटेल में उस क्लास में डिस्कस की थी, आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मेन हाईलाइट थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई, कलिंजर के अभियान में हुई। कल की क्लास में हमने बात कर ली। इसी के साथ शेरशाह सूरी का हमारा टॉपिक खत्म। इसका प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना याद से रिवाइज कर लीजिएगा आराम से, और बार बार रिवीजन करते रहिए। क्विक एक रिकैप किया जाए तो शेरशाह सूरी प्रशासन को बांटा, केंद्र, उसके बाद सरकार, उसके बाद प्रांतों को सरकार बोला था, सरकार के बाद परगना, और फिर ग्राम। केंद्र के अंदर हमने देखा था सुल्तान एकदम टॉप पे, उसके कुछ मंत्री थे। दीवाने वजारत, वजीर का पद जो था वो इस विभाग की अध्यक्षता किया करता था। पैसे का मामला मेजरली देखा करते थे। दीवाने अरीस सैन्य विभाग, उसके अलावा दीवाने कजा जो था ये काजी का न्यायालय का विभाग। दीवाने रसालत विदेश मामले। दीवाने इंशा इंफॉर्मेटिक्स, उस समय पे कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार का काम किया करते थे। दीवाने बरीद गुप्तचर व्यवस्था। इसके अलावा यहाँ पे सरकार, प्रांतों को सरकार बोलते थे, केंद्र को 47 सरकारों में बांटा था। इन सरकारों पे जो मेन अधिकारी हुआ करते थे, एक था शिकदार, एक था मुंसिफ। शिकदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना। मुंसिफ का काम था, आपको याद होना चाहिए, मुंसिफ दीवानी मामले देखा। इसके अलावा कुछ और अधिकारी भी थे, क्लर्क थे, कुछ खजांची थे। इसके अलावा अमीन नाम का अधिकारी था, जिसका काम था कर संग्रह करना। ये हमने देखी इनके करों की बात और प्रशासन की बात। कर कौन कौन से थे ये आपको बताया, पैमाइश और कबूलियत। ये दो तरह की, ये दो एक तरह से इनके इनोवेटिव प्रयोग थे, पैमाइश और कबूलियत। पैमाइश क्या था? भूमि का पैमानों के साथ वापस मापन करना। कबूलियत जनता के साथ एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था कि आप
एक तरह से इस कर को अदा करने के लिए कबूल करते हो, आप सुल्तान पर भरोसा करते हो। पैमाइश और कबूलियत के बाद आपको बताया मैंने जरिमाना और मुहसिलाना, ये दो तरह के कर थे। जरिमाना पैमाइश वाले अधिकारी और उस विभाग के लिए था, इनकी इनकम यहां से आती थी इसी कर से। और मुहसिलाना जो था ये अमीन नाम का जो अधिकारी आपको बताया कर संग्रह किया करता था उसके लिए था। इसके अलावा हमने सैन्य विभाग देखा, अलाउद्दीन खिलजी की योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया था। पुलिस के लिए वापस वही अलाउद्दीन खिलजी के समय की भी योजनाएं ली गई। यहाँ पे हमने देखा एक अधिकारी बताया था आपको शिकदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था देखना, कानून की व्यवस्था। गुप्तचर बरीद आपको पहले ही बता चुका हूं, और गुप्तचर व्यवस्था किसी भी साम्राज्य के लिए जरूरी क्यों थी उस पर भी डिटेल में बात की। इसके अलावा इसके मेजर कंट्रीब्यूशन जो थे वो आपको बताया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, नाम अंग्रेजों ने रखा बाद में आके, लेकिन इस रोड को इन्होंने बनवाया, इन्होंने शेरशाह सूरी ने। कहां से कहां तक? पेशावर से लेके कलकत्ता तक, सोनार घाटी से लेके सिंधु घाटी तक। ये इनके शासन की एक मेजर हाईलाइट थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका सासाराम में मकबरा बनवाया गया, बिहार में स्थित है सासाराम। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी इनके समकालीन थे, इनका मुख्य ग्रंथ जो था मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। ये थी हमारी शेरशाह सूरी की कहानी। ये क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक में कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्विज के आंसर रेगुलरली दीजिए। थैंक यू।